श्री माता जी जन साधारण को सहयोगियों के लिए प्रयोग करती हैं। मैंने अपने छात्र जीवन में ही अपने निवास के सामने की दुकान भविष्य में अपना क्लिनिक शुरू करने के लिए सन 1977 में ही किराए पर ले ली थी। सन 1980 में मैंने अपना क्लिनिक शुरू कर दिया। उस मकान में मेरा क्लिनिक और केवल एक गोदाम ही था। मकान मालिक बहुत ही भला व्यक्ति था। वह इस क्लिनिक से बहुत दूर रहता था। गोदाम खाली पड़ा रहता था। मकान मालिक 2-3 महीनों के बाद केवल किराया लेने के लिए ही मेरे पास आया करता था। वह बहुत ही सभ्य व्यक्ति था। मेरे क्लिनिक के लिए बिजली का मीटर मकान मालिक के परिसर में था और मेरी पहुंच से बाहर था। बिजली का जितना भी बिल आता था उसे मैं मकान मालिक को नियमित रूप से चुका देता था। बिल कम से कम ही आता था क्योंकि बिजली की खपत बहुत ही कम थी। मकान मालिक से मेरे रिश्ते बहुत ही मधुर थे। सन 1987 में उसने अपनी बिल्डिंग एक अन्य व्यापारी को बेच दी। मेरी दुकान एक व्यापारिक स्थान यानी कॉमर्शियल प्लेस पर थी, इसलिए मकान मालिक कानूनन लीगली मुझसे यह परिसर खाली नहीं करवा सकता था। इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुना। नए मकान मालिक ने मुझसे बहुत ही मधुर संबंध बना लिए और मुझसे कहा कि मैं तो उसके बेटे के समान हूँ और प्रत्येक महीना किराया देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ले लेंगे, कौन सा तुम भागे जा रहे हो, आदि आदि। इस प्रकार लगभग 1 वर्ष बीत गया। मैंने जब जब उसको किराया देने की कोशिश की तब तब उसने किसी न किसी रिश्ते का वास्ता देकर मुझसे किराया लेने से मना कर दिया। मेरे काफ़ी जानने वालों ने मुझसे कहा कि ये व्यक्ति बहुत मक्कार है और तुझसे परिसर खाली करवाने के लिए कानूनी पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है कि तुम उसे न बिजली का बिल देते हो और ना ही परिसर खाली करते हो और ना ही किराया देते हो। इस प्रकार यह तुम पर एक दिन मुकदमा लगा देगा। परंतु मैं इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था क्योंकि उसका बर्ताव मेरे साथ बहुत ही मधुर था। इस 1 वर्ष के दौरान मेरे पास बिजली का कोई बिल भी नहीं आया था। यह एक असामान्य बात थी। अचानक काफ़ी दिनों के बाद मकान मालिक मेरे पास सूचना देने आया कि विद्युत विभाग वाले तुम्हारी दुकान की बिजली की सप्लाई काट रहे हैं। तुमने पिछले 1.5 साल से बिजली का बिल नहीं चुकाया है। मैंने जब बिजली का बिल मांगा तो उन्होंने मुझे 2,70,000 रुपये का बिल पकड़ा दिया कि अगर आप इस बिल को भर दोगे तो हम आपकी विद्युत सप्लाई बिजली नहीं काटेंगे। यह एक बहुत बड़ी रकम थी। मेरा मासिक बिजली का बिल केवल 10 से 12 रुपये तक ही आता था, जबकि बिजली की खपत इससे भी काफ़ी कम होती थी। इसलिए मैंने कहा कि बिजली की सप्लाई कटती है तो कट जाए। मेरे साथ मकान मालिक की भी तो बिजली की सप्लाई कटेगी, फिर वो अपने आप ही इतना बिल भरेगा या कोई अन्य रास्ते से विद्युत सप्लाई जारी रखवाएगा। मकान मालिक ने उस गोदाम में एक कारखाना लगा लिया था। शाम को जब मैंने अपना क्लिनिक खोला तो वहाँ की बिजली की सप्लाई कटी हुई थी, परंतु मकान मालिक के परिसर की बिजली चालू थी। अब मैं उस मकान मालिक की चालाकी को समझ गया था। उसने एक नया मीटर लगवाकर अपने परिसर की विद्युत सप्लाई मेरे परिसर की विद्युत सप्लाई से बिल्कुल अलग करवा ली थी। यह सब कुछ उसकी दुकान खाली करवाने के लिए सोची समझी एक चली गई चाल थी। शाम को जब मैं उससे मिलने पहुंचा और पूछा कि आपने मेरी दुकान की बिजली क्यों कटवाई है, तो वो बड़ी कुटिलतापूर्वक कहने लगा, तू क्या हमें बेवकूफ़ समझता है? अब दुनिया की कोई भी ताकत इस परिसर में बिजली की सप्लाई चालू नहीं करवा सकती। तुझे अब जो करना है कर ले। मैं उसकी पूरी चाल समझ चुका था, इसलिए मैं बिल्कुल शांत मन से वापस अपनी दुकान पर आ गया, क्योंकि मुझको विश्वास था कि किराएदार होने के नाते बिजली पाना मेरा अधिकार है और मैं कल ही बिजली विभाग जाकर अपनी दुकान की बिजली सप्लाई चालू करवा लूँगा। जब मैं अगले दिन बिजली दफ्तर पहुंचा तो वहां अफसर 5-6 अन्य लोगों के साथ गप्पे मार रहा था। अनेकों बार पूछने पर भी उसने एक बार भी मेरी तरफ नज़रें उठाकर भी नहीं देखा।
जब मैं वहाँ खड़ा रहा और बार बार अपनी समस्या उसके सामने बोलता रहा तो इस बात से उन लोगों की बातचीत में व्यवधान पड़ने लगा। तो उस अफसर ने मुझसे अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा कि तुम हमारे उपभोक्ता नहीं हो, कंज्यूमर नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारी किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तुम अपने मकान मालिक से कोई आपत्ति नहीं प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आओ कि इस व्यक्ति के कहने पर अगर विद्युत विभाग सप्लाई चालू करता है तो उसको कोई आपत्ति नहीं होगी। मैंने कहा कि मकान मालिक ने ही तो बिजली कटवाई है, तो वो मुझे ऐसा प्रमाण पत्र क्यों देगा। इस पर अफसर ने कहा कि वो मेरी किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर सकता है, मुझे पुलिस में शिकायत करके कोर्ट में जाना चाहिए। मैं फिर भी वहाँ खड़ा रहा और बार बार उससे मेरी बात सुनने की विनती करता रहा, परंतु उस अफसर पर इस सब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तब उनमें से एक व्यक्ति ने बहुत खींचकर कहा, अबे तू कुछ बहरा है क्या? सुना नहीं कि साहब ने तुझे हिंदी में अभी क्या समझाया है? तू यहाँ से जाता क्यों नहीं है? यहाँ खड़ा होकर बार बार हमारा दिमाग खाया जा रहा है, चल दफा हो यहाँ से। मैं अभी भी पूरा शांत चित्त था और इस घटनाक्रम को पूरे शांत चित्त से साक्षी स्वरूप में देख रहा था। इसके बाद मैं उसके दफ्तर से बाहर बरामदे में कुर्सी पर आकर बैठ गया और इस समस्या को बंधन लगाकर श्री माता जी को सौंप दिया कि श्री माता जी आप ही शांतिपूर्वक इस समस्या का समाधान निकालिए। अभी मैं बंधन लगाकर बैठा ही था कि चपरासी द्वारा अफसर ने मुझे अपने पास बुला लिया और पूछा कि आखिर मेरी समस्या क्या है। तब मैंने बताया कि प्रत्येक महीने मेरी दुकान में बिजली की खपत केवल 2 से 3 यूनिट की ही होती है, जिसका विद्युत बिल न्यूनतम यानी मिनिमम कंपलसरी बिल अर्थात 8 या 10 रुपये मासिक ही होता है, परंतु अब पिछले कई महीने से बिल बढ़कर हज़ारों रुपये में हो गया है और अंतिम बिल 2,70,000 रुपये का आया है। तब उसने कहा कि तुमने बिजली की खपत की है तो बिजली का खपत तो देना ही होगा, अब क्यों परेशान हो रहे हो। तो मैंने उसको समझाया कि मेरी छोटी सी 8 गुणा 8 फुट की दुकान है और उसमें केवल एक ट्यूब लाइट और एक पंखा केवल 2 घंटे रोज सप्ताह में केवल 4 दिन चलता है और बिजली के मीटर की क्षमता भी 0.25 वाट की है, जो जरा सी ज़्यादा खपत होने पर ही जल जाएगा और इस मीटर में रीडिंग केवल 99 यूनिट ही आती है, इसलिए इतना बिल किसी भी प्रकार से आना संभव नहीं है। कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी है। इस पर वो अफसर एकदम से चौंक गया। अपने स्टाफ की चालाकी को वो भांप गया। उसने चपरासी को भेजकर मीटर रीडर बुक, ऐसा रजिस्टर जिसमें प्रत्येक महीने की बिजली की खपत लिखी जाती है, मंगवाकर उसकी जांच की तो उसने पाया कि 9 यूनिट बिजली की खपत को मीटर रीडर ने 9.000 लगाकर 9,000 बना दिया है। वास्तविकता में तो यह संख्या केवल यूनिट ही दर्शाती है। विद्युत विभाग में दशमलव का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए उसका बिल बनाते समय विद्युत विभाग ने उस संख्या को 9,000 यूनिट की खपत के हिसाब से ही बिल बनाकर मुझे भिजवा दिया था, जो प्रत्येक महीने स्पेशल जुर्माना लगा कर कुल बिल 2,70,000 रुपये तक पहुंच गया और इतना अधिक बिल होने के कारण विभाग ने बिना किसी जांच पड़ताल किए ही मेरी दुकान की बिजली काट दी। यह बात अफसर को समझ आ गई कि यह सब गड़बड़ मीटर रीडर ने मकान मालिक से रिश्वत खाकर जानबूझकर अपने को सुरक्षित रखते हुए की है। अब उसने मीटर रीडर को बुलवाकर पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड चेक करवाकर उसकी एक प्रति कॉपी मुझे सौंप दी। इस कार्य में पूरे 3 घंटों का समय लगा और विद्युत विभाग के कई कर्मचारी इस कार्य में लगे रहे और इसी दौरान मेरी परेशानी को देखते हुए उन्होंने मुझे चाय नाश्ता भी खिलवा दिया। यह सभी कुछ अविश्वसनीय था। 3 घंटे का समय लगा और विद्युत विभाग के कई कर्मचारी
इस कार्य में लगे रहे और इसी दौरान मेरी परेशानी को देखते हुए मुझे चाय नाश्ता भी खिलवा दिया। यह सभी कुछ अविश्वसनीय था, क्योंकि इस विभाग में बिना रिश्वत दिए उपभोक्ता अपना सही काम भी कभी नहीं करवा सकता है, जबकि मैं ना तो उनका उपभोक्ता था और ना ही उनकी जान पहचान वाला कोई व्यक्ति था। इस पर भी मुझे चाय नाश्ता दिलाना तो दुनिया के 8वें आश्चर्य से कम बात नहीं थी और मेरी पूरी मदद करने का उन लोगों ने आश्वासन दिया। अगले दिन सायं जब मैं 5 बजे मोमबत्ती जलाकर अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, जबकि अन्य सभी दुकानों में बिजली चल रही थी, तो एक व्यक्ति अपने इलाज के लिए मेरे पास आया और उसने मुझसे अंधेरे में बैठने का कारण पूछा। जब मैंने बताया कि मकान मालिक ने किस प्रकार यह सब कुछ करवाया है, तो वो एकदम से आग बबूला हो गया। बाद में मुझे पता चला कि मकान मालिक और उसकी आपसी रंजिश है और उसने अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दिया और वहाँ के सबसे वरिष्ठ अधिकारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिलने को कहा। अगले दिन जब मैं विद्युत दफ्तर पहुँचा तो उस अधिकारी ने मेरे केस से संबंधित सभी कर्मचारियों को बुलाकर काफ़ी डांट लगाई और मेरी समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाने को कहा और मेरे विद्युत मीटर की जांच करके रिपोर्ट सौंपने के लिए एक जैन व्यक्ति को लगा दिया। जैन साहब ने मुझसे अगले दिन दुकान पर ही रहने को कहा ताकि वो मीटर की जांच करके रिपोर्ट बना सके, परंतु मेरे 2 दिनों तक दुकान पर उसका इंतज़ार करने के बावजूद भी वह नहीं आया। अगले दिन मैं फिर उस उच्च अधिकारी से मिला और उसको अपनी समस्या फिर दोहराई। इस पर उस जैन साहब को बुला उच्च अधिकारी ने काफ़ी डांटा और आज ही मेरा काम करने का आदेश दिया। जब हम अधिकारी के कमरे से बाहर आए तो जैन साहब और अन्य कर्मचारियों ने मुझे रोक लिया और कहा कि तुम कौन हो जो अपना काम भी हमसे करवा रहे हो और हमें डांट भी लगवा रहे हो। थोड़ी देर हमारे पास भी बैठो। और इसी दौरान उन्होंने मेरे लिए चाय समोसे मंगवा लिए। तब जैन साहब ने बताया कि 2 दिन पहले उसके ससुर की मृत्यु होने के कारण वो नहीं आ पाया था, परंतु आज दोपहर को वो अवश्य आएगा। जून का महीना था। दोपहर के समय बहुत तेज़ गर्मी थी। जब जैन साहब मेरी दुकान पर मीटर की जांच करने आए तो मैंने उनके लिए एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मंगवा ली, जो उसने सहर्ष स्वीकार कर ली और मेरे मीटर की ठीक जांच रिपोर्ट बनाकर अगले दिन दफ्तर में जमा करवा दी और अगले दिन फिर मुझसे दुकान पर ही रहने को कहा कि पता नहीं कि विद्युत कर्मचारी कब आ जाए। अगले दिन एक कर्मचारी विद्युत सप्लाई को चालू करने के लिए आया, परंतु वो मेरे पास न आकर सीधा मकान मालिक के पास चला गया, क्योंकि बिजली मीटर उसी के परिसर में था और मैं सारा दिन दुकान पर कर्मचारी का इंतज़ार करता रहा, परंतु बिजली की सप्लाई ठीक नहीं हो पाई। अगले दिन मैं फिर उस उच्च अधिकारी से मिला। वहाँ पर मेरे केस से संबंधित कर्मचारियों ने मुझे देख लिया और अधिकारी से मिलने से पहले ही मुझे रोक लिया और मेरी अनुनय विनय करने लगे कि मैं अधिकारी से उनकी शिकायत न करूं। मुझे मनाने के लिए उन्होंने मुझे फिर चाय नाश्ता आदि मंगवा लिया और मुझे उसे स्वीकार करने के लिए काफ़ी जोर देने लगे, परंतु अब मुझे उन कर्मचारियों की बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं रहा था। इसलिए मैं चुपचाप फिर अधिकारी के पास चला गया और उसको बताया कि विद्युत सप्लाई चालू करने का आदेश पारित होने के बावजूद भी मेरी दुकान की बिजली सप्लाई चालू नहीं हो पाई है। इस पर अधिकारी ने संबंधित व्यक्ति को बुलाकर कारण पूछा तो पता चला कि वो कर्मचारी परिसर में गया था, परंतु मकान मालिक ने यह लिखकर दे दिया कि उनको अपने परिसर में विद्युत सप्लाई नहीं चाहिए। इस पर उस अधिकारी ने उसका ज़बरदस्त डांट पिलाई और आदेश दिया कि आज ही दुकान की विद्युत सप्लाई चालू करके आओ। अगर मकान मालिक या अन्य कोई व्यक्ति बाधा डाले तो पुलिस को बुलवाकर बिजली चालू करवा देना। और अगले दिन उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। इस प्रकार मेरी दुकान की बिजली चालू हो पाई। कार्य में लगभग 7-8 दिन लग गए। यह सब कुछ श्री माता जी के बंधन द्वारा ही संभव हो पाया,
क्योंकि बंधन से पहले कोई भी मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं था और उसके बाद तो सभी बढ़ बढ़ कर मेरी मदद करने में लगे हुए थे। कार्य पूरा होने के पश्चात वही जैन साहब शाम को मेरे क्लिनिक पर आए। अब उनका बर्ताव बहुत विनम्र और सभ्य था। उन्होंने मुझसे पूछा कि हमने आपका बिना रिश्वत लिए काम कर दिया है, जबकि आप जैसे केस में पूरे बिल का 10% के हिसाब से लगभग 30,000 रुपये तो हमारा हक ही बनता है। यह व्यक्ति रिश्वत को अपना हक कह रहा है, जो हम हर ग्राहक से, मतलब जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर विभाग के पास आए, उस उपभोक्ता को ये अपना ग्राहक कह रहा है, जो हम हर ग्राहक से ठोक बजाकर लेते ही हैं। यह सही कार्य करने के लिए भी जबरदस्ती उपभोक्ता से पैसा वसूलते हैं, उसके बिना उसका कोई कार्य करते ही नहीं है, ये कह रहा है बंदा। और पैसा लेकर काम करने पर भी वो हमारे एहसान के नीचे दबा ही रहता है, परंतु आपका काम हमने बिना रिश्वत के ही कर दिया। और जब से मैंने आपका शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक पिया है, मेरे अंदर एक आत्मग्लानि सी पैदा हो गई है कि मैंने डॉक्टर साहब के 10 रुपये नाजायज़ ही खर्च करवा दिए हैं। और इसी तनाव में मुझे उसी दिन से नींद भी नहीं आ रही है, जबकि उस विभाग के कर्मचारियों ने मुझे 3 बार चाय नाश्ता खिलाकर 10 रुपये से काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया था। तो मैंने क्लिनिक में अपनी सीट के सामने ही श्री माता जी का काफ़ी बड़ा चित्र लगाया हुआ था। मैंने जैन साहब को श्री माता जी और सहयोग के विषय में बतलाया और कहा कि उन्हीं की शक्ति से ये कार्य संपन्न हुआ है और आपको भी अभी अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके श्री माता जी की शरण में आकर अपना जीवन सफल बना लेना चाहिए। इस पर उसने अपना आत्म साक्षात्कार लिया, श्री माता जी का धन्यवाद करता हुआ अपने घर चला गया। इस प्रकार श्री माता जी ने कितने ही व्यक्तियों को, जो सहयोगी भी नहीं है, समय समय पर मेरी मदद के लिए भेजा है। इससे पता चलता है कि श्री माता जी वास्तविक कर्ता हैं, जो न केवल सहयोगियों का बल्कि जन साधारण का जीवन भी संचालित करती हैं। इसी कारण से समय समय पर आवश्यकता अनुसार व्यक्ति मेरे पास मेरी मदद को आते रहे हैं। यह था श्री माता जी द्वारा मेरी मदद का ब्यौरा। अभी दोषी मकान मालिक, जिसके कारण मैं इतने दिनों तक तंग रहा, उसकी सज़ा बाकी थी। मेरी दुकान की विद्युत सप्लाई चालू होने के 2 दिनों पश्चात ही, जब मैं दोपहर को अपने घर पर सो रहा था, दुकान के सामने ही मेरा घर था, तभी गली में से आग 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 का शोर सुनाई देने लगा। बाहर निकलकर देखने पर पता चला कि इस मकान मालिक के प्लास्टिक के 3 मंजिले गोदाम में आग लग गई है। आग बहुत भीषण थी। दमकल कर्मचारियों को काफ़ी कोशिशों के बाद भी आग को बुझाया नहीं जा सका। इस प्रकार उस गोदाम में रखा हुआ सारा माल स्वाह हो गया और आग के कारण बिल्डिंग में इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी कि बाद में उस मकान को ही गिराना पड़ा। इस घटना के 1 दिन बाद ही उसने मेरे पिताजी से पूछा कि डॉक्टर के पास कौन सी शक्तियां हैं जो मेरे साथ यह सब कुछ हो गया है और उनका कुछ बिगड़ा भी नहीं है। तो मेरे पिताजी ने उसको बताया कि डॉक्टर साहब श्री माता जी निर्मला देवी की पूजा करते हैं। इस घटना के बाद मकान मालिक मुझसे भयभीत रहने लगा। यह घटना स्पष्ट दर्शाती है कि श्री माता जी जन साधारण को भी हम सहयोगी की मदद के लिए प्रयोग करती हैं और उनके बच्चों को तंग करने वालों को भयंकर सजाएं देती हैं। इस घटना के बाद मैं आराम से रहने लगा। अब मैंने अपना घर दुकान से लगभग 15 किलोमीटर दूर बना लिया था और मुझे वहीं से हर रोज़ आना जाना क्लिनिक करना पड़ता था। इसलिए मैं प्रतिदिन क्लिनिक आकर शाम को ही वापस घर जाया करता था। दोपहर का पूरा समय 4-5 घंटों का समय मुझे दुकान में ही बंद होकर गुजारना पड़ता था। यह मेरे लिए काफ़ी कष्टकारी होता था और मैं सोचता रहता था कि मेरे घर पर ही मेरा क्लिनिक बन जाए, जिससे मुझे इतनी दूर आने जाने की समस्या से छुटकारा मिल जाए। परंतु नया क्लिनिक बनाने के लिए मेरे पास धन नहीं था, इसलिए यहाँ आना जाना मेरी मजबूरी था।
इस घटना को कुछ महीने बीत चुके थे। अब मकान मालिक मुझे लालच देकर सौदेबाजी करके मुझसे मकान खाली करवाना चाह रहा था, परंतु यह इतनी कम कीमत थी कि मैं उसको स्वीकार करके दुकान खाली करके अपना नया क्लिनिक नहीं बना सकता था। बीच में कुछ बिचौलिए हमारा सौदा पक्का करवाने में लगे रहे। मालिक एक बार भी मेरे सामने नहीं आ रहा था। मेरे यह कहने पर कि मार्केट में जो सभी के लिए प्रचलित व्यवस्था है उसी के अनुसार अगर पेमेंट करता है तो मैं दुकान खाली करके अपना नया क्लिनिक बना पाऊंगा। सामने कोई रास्ता न देखकर जोर जबरदस्ती और धोखे की सज़ा भुगतने के बाद वो ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा करने की हिम्मत दोबारा नहीं जुटा पा रहा था, तो उसने फिर मुझे बाजार भाव पर ही दुकान खाली करने का प्रस्ताव भेज दिया, जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। यह शुक्रवार का दिन था। शनिवार हमें सहज मंदिर ध्यान के लिए जाना होता है, इसलिए मैंने उससे रविवार के दिन अपना सामान दुकान से निकाल लेने का वादा कर लिया और अब मैं निश्चिंत होकर घर चला गया। रविवार की सुबह ही फ़ोन की घंटी बज उठी। अभी तक हम गहरी नींद में सो ही रहे थे। हड़बड़ाकर फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक व्यक्ति ने कहा कि आपकी दुकान का फर्नीचर ट्रक में लाद दिया गया है, आप जल्दी आकर इसको ले जाइए। यह सुनकर मैं एकदम क्रोध से भर गया कि उसने मेरे पीछे से मेरी दुकान का ताला तोड़कर सारा फर्नीचर लापरवाही के कारण खराब कर दिया होगा। मैं अभी जाकर उसको मजा चखाता हूँ। परंतु मेरी पत्नी ने मुझे शांत किया कि ये सब करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई होगी, श्री माताजी का ही कोई खेल होगा। इस पर मैं बड़े शांत मन से दुकान पर गया। वहाँ पर फर्नीचर से लदा हुआ एक ट्रक और 6-7 मजदूर मेरे इंतजार में खड़े हुए थे और मैं तुरंत ही उस ट्रक को साथ लेकर अपने घर आ गया। वहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा फर्नीचर ट्रक से उतारकर उन मजदूरों ने हमारे घर पर रख दिया। ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि फर्नीचर को बहुत ही सावधानी पूर्वक दुकान से उठाकर ट्रक में लादा गया था और इस प्रकार पूरा फर्नीचर मेरे घर सकुशल पहुंच गया। इस पर मुझे क्रोध करने के कारण अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत ही पछतावा हुआ कि मैंने साक्षी स्वरूप होकर इस घटना को नहीं देखा, बल्कि इस पर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया करी। इस घटना से मेरे अंदर काफ़ी बदलाव आया और मेरा स्वभाव आगे चलकर काफ़ी नम्र हो गया। तो ये सब होने पर मैंने मन ही मन श्री माताजी को धन्यवाद किया। इस फर्नीचर को दुकान से उखाड़कर घर तक पहुंचाना मेरे लिए बहुत ही कठिन और खर्चीला कार्य था, परंतु श्री माताजी ने उन लोगों के द्वारा इसे बड़ी सुगमता से हमारे घर तक पहुंचा दिया। परंतु अभी भी मकान मालिक का एक गुनाह बाकी था कि उसने मेरी इजाज़त के बिना दुकान का ताला तोड़ा, फर्नीचर को छुआ। इसकी भी श्री माताजी ने उसको काफ़ी भयंकर सजा मेरी आंखों के सामने ही दी। 3 दिनों में ही इसी परिसर में उसने अपना प्लास्टिक का दूसरा गोदाम बना लिया था। लगभग 1 सप्ताह बाद जब मैं अपने माता पिता से मिलने वहाँ घर पहुँचा, अब मेरे माता पिता इसी गोदाम के सामने वाले मकान में रहते थे, तो वहाँ घर पर मैं आराम कर रहा था तो अचानक फिर आग की आवाज़ें आने लगी और मैं दौड़कर बाहर आया तो देखा कि गोदाम बुरी तरह से जल रहा था। दमकल विभाग की गाड़ियाँ आने तक पूरा गोदाम जलकर खाक हो चुका था। श्री माताजी किसी का भी जरा सा भी सहयोगी को तंग करने का गुनाह बख्शती नहीं है, उसको भयंकर सजाएं देती हैं।